Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are discussing index numbers nowadays. स्टूडेंट, इससे पहले मैं इंडेक्स नंबर के 3 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ. इन तीनों लेक्चर्स को थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ आपको. पहले लेक्चर के अंदर हमने इंडेक्स नंबर के मतलब इंट्रोडक्शन दिया था. उसमें मैंने 2 किस्म के इंडेक्स नंबर्स आपको मालूम करने के लिए बताया था. एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर. फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने सिंपल इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन की, डिफरेंट बेसिस को कंसिडर किया. कभी फर्स्ट ईयर को बेस के तौर पर यूज़ किया, कभी मिडिल ईयर को बेस के तौर पर यूज़ किया और कभी एवरेज ऑफ द ईयर्स को बेस के तौर पर यूज़ किया और हमने अपने सिंपल इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए. फिर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कंपोजिट इंडेक्स नंबर. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट किया था यूजिंग एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को यूज़ करके हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंपोजिट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था. आज भी हम उसी मेथड को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंशन के साथ कि उसमें मज़ीद जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ किया जाता है और मीडियन भी यूज़ किया जाता है. तो ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन को हम कैसे यूज़ करते हैं, आज पहले हम ये देखेंगे और फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, वो है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड है या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी उसे बोलते हैं. उस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के तहत भी इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर जिसमें कि ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन को कैसे देखा जाता है वो देखेंगे, हम वो कैलकुलेट करेंगे. ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन के बारे में बात करेंगे. देखते हैं जी. ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर मैंने ये वाला डाटा आपके सामने रखा था. अब मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है. रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर द गिवन डाटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. मेथड वही हम डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज ऑफ रिलेटिव. अब रिलेटिव्स की एवरेज निकालनी है यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव्स. अब पहले था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया यूजिंग अरिथमेटिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव्स. इस मेथड के अंदर हम क्या करने लगे हैं, ज्योमेट्रिक मीन को रिलेटिव्स की एवरेज के तौर पर यूज करेंगे. फिर इसके बाद वो कहता है आल्सो यूज मीडियन. फिर मीडियन को भी हम रिलेटिव्स के एवरेज के तौर पर यूज करेंगे. फिर आपसे कहा जा रहा है कि टेकिंग 2001 एज योर बेस ईयर. 2001 को बेस ईयर के तौर पर यूज करना है. सो ये 3 काम हम करने लगे हैं. हम ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम करेंगे, मीडियन भी मालूम करेंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि आपके पास ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जी स्टूडेंट, कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन टू एवरेज द रिलेटिव, ये हमने बात की है. अभी देखते हैं. डाटा आपके पास वैसे ही है, ये डाटा था. आपने सबसे पहले डाटा के रिलेटिव्स तो मालूम किए हुए हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी रिलेटिव मालूम किए थे. ये मैंने वैसे का वैसे ही डाटा लिख दिया है. रिलेटिव्स वाला डाटा है आपके पास. ये सारे के सारे प्राइस रिलेटिव्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करके रखे थे. यही वाला आपके पास, अगर आपके पास लास्ट लेक्चर मौजूद हो तो आप उस लास्ट लेक्चर में से ये सारे रिलेटिव्स जो हैं वो देख सकते हैं. इन रिलेटिव्स का अब हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है. रिलेटिव मालूम करने का तरीकाकार मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि आप क्या करते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है 25 डिवाइडेड बाय 20, फिर 27 डिवाइडेड बाय 20, 29 डिवाइडेड बाय 20, 35 डिवाइडेड बाय 20, 40 डिवाइडेड बाय 20, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करते जाएंगे तो ये वाले रिलेटिव्स आ जाएंगे. इसी तरह 50 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तमाम वैल्यूज़ को और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइस के प्राइस रिलेटिव्स निकल आएंगे. और इसी तरह से अगर आप 25 के साथ सबको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट प्राइस रिलेटिव्स ऑफ शुगर. और फिर इसके बाद हमने एवरेज ली थी. लास्ट टाइम हमने जो एवरेज ली थी दैट वाज योर अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन सिंपल सा एक मेथड है कि उन तमाम को प्लस करें और 3 पे डिवाइड कर दें. यहाँ पर अब हम क्या करने लगे हैं, ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज के तौर पर यूज़ करेंगे. अब ज्योमेट्रिक मीन की एवरेज मालूम करने के लिए हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक मीन की बेसिक डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल हों आप उन तमाम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हैं. प्रोडक्ट लेने के बाद पावर जो है वो उतनी वैल्यूज़ लिख देते हैं. मसलन आपके पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं, ज्योमेट्रिक मीन अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये देखिए ज़रा. ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए तरीक़ाकार, फ़र्ज़ कर लें आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ए है, बी है और सी है. इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और पावर 1/3 ले लें. और अगर फ़र्ज़ करें ज्योमेट्रिक मीन के लिए 4 वैल्यूज़ होंगी तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/4 ले लेंगे. तो आपके पास ये वाला मेथड जो है
वो मैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट करें मेरे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं 100, 100 और 100, तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 करूँगा तो आई विल गेट डेफिनेटली 100। यू कैन चेक इट ऑन योर कैलकुलेटर। 100 100 multiplied by 100 multiplied by 100 raised to power 1/3। योर आंसर इज 100। आपने रेज टू पावर करके ये 100 आ जाएगा, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि पहले जो है आपके पास 2001, इसके साल के लिए ज्योमेट्रिक मीन जो आ जाएगा वो तो हो जाएगा 100। नो, सेकेंड वन अगर मैं करने लगा हूं तो आई विल गेट 125 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 120। आंसर लेकर इसमें पावर का बटन प्रेस करें कैलकुलेटर पे, एक्स मोड की शक्ल में होता है, उसको पावर की शक्ल में भी होता है, इस तरह से भी कैलकुलेटर से आपको बटन मिल जाएगा, या आपको बटन जो है वो ऐसे भी मिल जाता है, यानी कि इस तरह से ये बना होता है, या समटाइम्स या मेरे पास कैलकुलेटर में एक्स की पावर की शक्ल में लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर प्रेस की है, पावर कितनी लेनी है 1/3, आपके पास आ जाएगा। पावर 1/3 करेंगे तो यू विल गेट 121.644, 121.644, यहाँ 64 लिख लें। फिर तीसरा आपके पास जो है इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, 135 मल्टीप्लाइड बाय 130 multiplied by 140 raised to power 1/3, 1 divided by 3, ये पावर ब्रैकेट में मैं ले रहा हूं, ये आपके पास आ जाएगा 134.3938, 134.938, मैं 94 लिख रहा हूं, 38 को राउंड करके ये 94 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा जी 145 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 160 रेज टू पावर 1 divided by 3 will give you 151.54, 151.54। नेक्स्ट अगर आप करते हैं तो 175 मल्टीप्लाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 180 raised to power 1 divided by 3. Your answer is 171.45, 171.45. And the last one is 200 multiplied by 180 multiplied by 240 raised to power 1 divided by 3. Your answer is 205.19, यहाँ 197 है, 20 कर रहा हूँ इसको। These are your geometric mean। अब ये geometric mean के तहत आपके composite index numbers आ गए हैं। These are your required index numbers, क्योंकि पेपर के अंदर कोई एक एवरेज आपसे पूछ लेगा। Either you have to calculate arithmetic mean, डिपेंड के क्यों वो रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, or you have to calculate geometric mean or median, whatever the average is asked in the paper you can do it। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब चूंकि geometric mean आपने निकाल लिया तो ये आपके required composite index numbers बन जाएंगे, that's it। लेकिन अगर वो कह देता है कि मीडियन को एवरेज के तौर पर यूज करें तो मीडियन को भी यूज किया जा सकता है। मीडियन निकालने का आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आपके पास जो है ये 3 नंबर्स हैं, अब 3 नंबर्स की और मीडियन निकालना है। फर्स्ट करें नंबर मीडियन निकालने का वैसे तरीकाकार यही है कि जो भी नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको अरेंज करके लिखें और दरमियान वाला नंबर जो है वो पिक कर लें। और अगर दरमियान में 2 नंबर्स हैं तो उन दोनों की एवरेज ले लें। पहले चूंकि ये 3 नंबर्स हैं, पहले इन 3 नंबर्स का मीडियन मालूम कर लेते हैं। मसलन 100 इसका मीडियन तो हो जाएगा 100, 125 120 और 1। मैं इनको पहले अरेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट करें मैं मीडियन निकालना चाहता हूँ 2002 के लिए, तो मेरे पास ये 3 वैल्यूज अवेलेबल हैं। मैं रफ वर्क में जाकर इन तीनों वैल्यूज को अरेंज करके लिख सकता हूँ। मेरे पास 120 है, दूसरी 120 है, तीसरी 125 है, तो मीडियन वैल्यू क्या होगी 120। मीडियन के लिए ऐसे ही करते हैं ना, अरेंज करने के बाद मिडिल वैल्यू पिक कर लें तो आपके पास मीडियन आ जाएगा 120। इसके बाद यहां पर अगर आप देखते हैं तो 130, 135 एंड 140। इस केस में मिडिल वैल्यू क्या बनती है 135। पहले डाटा को अरेंज करते हैं। देखें
याद रखें अरेंज किए बगैर मीडियन वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। फिर इसके बाद आपके पास है, इनको अगर आप अरेंज करते हैं तो 145, 150 and 160. So in this case this is your median 150, ऑटोमेटिकली वो 150 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर मैं इनको अरेंज करता हूं तो 160, 175 and 180, your median is this, मिडल वैल्यू 175, और यहां पर आपके पास ये आ जाएगा 180, 200 and 240। आपकी मिडल वैल्यू 200 है, gets 200. So these are your required index numbers, composite index numbers using median as an average. So हमने दोनों चीजें जो हैं मीडियन को एवरेज के तौर पर यूज किया तब इंडेक्स नंबर्स ये बनेंगे, अगर ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज के तौर पर यूज करेंगे तब इंडेक्स नंबर्स आपके पास ये आ जाएंगे। अब एक बात ये रह गई, वो ये कि अगर फर्ज करें 4 वैल्यूज होती और उनका हमने मीडियन मालूम करना होता तो कैसे करते। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये 4 वैल्यूज हैं, 120, 120, 125, लेट अस सपोज एक वैल्यू मैंने खुद अज्यूम किया, ये 4 वैल्यूज हैं, इनका मीडियन मालूम करना है। अरेंज तो ये वैल्यूज ऑलरेडी हैं, मीडियन मालूम करना है तो मीडियन मालूम करने के लिए ये जो दरमियान में 2 वैल्यूज, क्योंकि आपके पास 4 वैल्यूज और 6 वैल्यूज हैं, दरमियान में हमेशा 2 वैल्यूज बचती हैं, मिडल 2 वैल्यूज जो होंगी इन दोनों को प्लस कर दें, 120 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 245 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप कर सकते हैं 245 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू 122.5। सो अगर 4 वैल्यूज हों तो मीडियन ऐसे तरीके से निकाला जा सकता है, दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आपका मीडियन आ जाएगा। सो ये वाला केस तो आसान था कि 3 वैल्यूज हैं, उनको अरेंज करना जरूरी है, रफ वर्क में चले जाया करें, वहां पर आप अरेंज कर लें और फिर उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू पिक करें, उसको मीडियन के तौर पर लिख लें। दिस इज हाउ you are going to find out your composite index number using geometric mean or median as an average. ये हमारा ये वाला मेथड जो है एवरेज ऑफ फिडेलिटी मेथड कंप्लीट हो गया। एवरेज ऑफ फिडेलिटी मेथड में मैंने 3 केसेस आपको बताए कि अगर अरिथमेटिक मीन को भी एवरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन को भी एवरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है और मीडियन को भी एवरेज के तौर पर यूज किया जा सकता है। हार्मोनिक मीन वगैरह या मोड जो है ये एवरेज के तौर पर यूज नहीं होते, याद रखना, एमसीक्यू में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता होता है। फॉर द टाइम बीइंग ये हमारा मेथड जो था ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स के लिए था। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। वो मैंने आपको बता दिया था कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स कि जिनके साथ उनकी कमोडिटीज के वेट्स ना दिए हों, उस वक्त जब हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं तो वो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं। इसी मेथड को कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स वाला मेथड ही है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स ही हम डील कर रहे हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स का मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ही डील कर रहे हैं। एक दूसरा मेथड आज मैं आपको करवाने लगा हूं, वो हम थर्ड बोर्ड पे करेंगे, एंड दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, क्वाइट इजी मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कैसे करना है, इसको करने के लिए हम चलते हैं अपने थर्ड बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वाइट सिंपल मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इस मेथड से भी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर फाइंडिंग कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। कंपोजिट एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। देखें ये मेथड कैसे हमने अडॉप्ट करना है, किस तरह से इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, हम चेक करते हैं। यह है जी आपके पास एक, फर्ज कर लें ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करने लगा हूँ। ये आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं, मसलन घर में जो डिफरेंट आइटम्स हैं, सोफ़ा सेट है, ड्रेसिंग टेबल है, डाइनिंग का जो सामान है वो वाली टेबल्स हैं, स्टडी टेबल्स हैं, या स्टडी के लिए जो फर्नीचर यूज़ किया जा रहा है, ये थाउजेंड्स रुपीज़ के अंदर जो है वो मैंने डाटा आपके पास रखा है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यार सारी चीज़ें जो हैं वो 1000 रुपीज़ के अंदर हैं। मसलन सोफ़ा सेट जो है 2016 में 20,000 रुपीज़ का आता था, 2017 में 25,000 रुपीज़ का है, और 2018 में वही सोफ़ा सेट जो है 30,000 रुपीज़ का है। इसी तरह से ड्रेसिंग टेबल जो है उसकी प्राइसेस लिखी हैं, डाइनिंग की प्राइसेस लिखी हैं, स्टडी की प्राइसेस लिखी हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं कंपोजिटली, तो आप किस तरह से जो है ओवरऑल आपके जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कैसे हो रही है, उस केस के लिए हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, वो ये है कि जी फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्सेस for 2017 and 2018, taking 2016 as base year।
आपने 2017 और 2018 के लिए एग्रीगेटिव इंडेक्सेस निकालने हैं और 2016 एज बेस ईयर। 2016 का उसने इंडेक्स नंबर नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? याद रखें, जब किसी साल का इंडेक्स नंबर नहीं मांग रहा 2016 को, वो बेस ईयर कह रहा है, देन द बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज टेकन एज 100। बेस ईयर का इंडेक्स जो है वो हमेशा 100 होता है। फॉर द टाइम बीइंग हम ये देख रहे हैं कि हमें ये प्राइसेस दी हुई हैं। स्टूडेंट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर आमतौर पर जो एग्रीगेटिव मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है आपकी कमोडिटीज़ इस साइड पे दी जाती हैं फॉर्मेटिंग के अंदर, यानी कि डाटा की फॉर्मेटिंग आप जहन में रख लें। कमोडिटीज़ इस साइड पे होनी चाहिए और आपके ईयर्स जो हैं वो इस साइड पे होने चाहिए। आमतौर पर हम टोटल्स तो करते हैं ना, टोटल्स हम वर्टिकली करते हैं चीज़ों का। जब हम टोटल करते हैं तो ऐसे वर्टिकली करते हैं, वर्टिकल टोटल्स होते हैं। समेशन एक्स जैसे आप फाइंड आउट करते थे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए, तो समेशन एक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है? इस तरह वर्टिकली। आमतौर पर ऐसे टोटल्स नहीं किए जाते, इस तरह से वर्टिकल। सो हमने अपने डाटा को ज़रा आसानी पैदा करने के लिए मैंने उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी कर दी है कि आपके पास ईयर वाइज जो है वो आप टोटल निकाल सकते हैं इजीली। हमने क्या करना है, एग्रीगेटिव का मतलब है टोटल्स के जितने भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ का टोटल ले लें। मसलन यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ टोटल 2016 is your base year and this is your base year prices. All these are your base year prices and this should be considered as P naught ना। पहली दफ़ा ये यूज़ हो रही है सिंबल P naught। हमारी इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन में हम अपने सिंबल्स की तरफ जा रहे हैं, नोटेशंस की तरफ हम चलने लगे हैं। 2017 is your next current year. You can take it as P1 and you can take it as P2. ये आपके पास P2 आ जाएगा, प्राइसेस दी हुई हैं। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ का टोटल लेता हूं, क्योंकि मुझे एग्रीगेटिव इंडेक्स निकालने हैं, तो एग्रीगेट करने के लिए मुझे इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल चाहिए। इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल चाहिए तो ये इस कॉलम की हेडिंग तो P नोड है, तो इसको मैं लिखूंगा समेशन P नोड। जब कॉलम की हेडिंग X होती है तो हम लिखते हैं ना समेशन X। सिमिलर पैटर्न पे अगर P नोड है तो समेशन P नोड यहाँ पर आ जाएगी। इन तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, यहाँ पर आ जाएगा जी ये 7 1 2 3 5 57। समेशन P नॉट जो है 57 निकल आएगा। नाउ व्हाट अबाउट समेशन P1? दिस शुड बी समेशन P1। समेशन P1 निकालना है तो यहां पर आप सिंपली इन तमाम को ऐड कर दें। 8 14 17 3 4 5 6 67। समेशन P2 4 8 17 4 5 6 7 77। ट्राई टू डू मेंटल मैथमेटिक्स एज मच एज यू कैन। इससे आपकी जो है मेंटल मसल्स जो हैं वो मजबूत होते हैं। हमने अपने आप को बहुत कन्वीनियंट बना लिया हुआ है, बहुत इजी वे में हम चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं कैलकुलेशंस की वो थोड़ी रिड्यूस हो गई हैं, हमने खुद रिड्यूस कर ली हैं। ट्राई टू डू एज मच मेंटल मैथमेटिक्स एज यू कैन। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो आप कोशिश करें कि उसको भी यूज़ किया करें। खैर, यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, समेशन P नॉट, समेशन P1 और समेशन P2। आपने इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करने हैं किस किस के जी? सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स 2017 और 2018 के लिए सिंपल लिखने की ज़रूरत ये है, सिंपल आप ये लिख लें, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स for 2017 इज इक्वल टू, देखिए प्राइस रिलेटिव, आपको याद होगा मैंने प्राइस रिलेटिव के लिए ये दिया था। ये भी बेसिकली इंडेक्स नंबर भी प्राइस रिलेटिव्स ही होते हैं। यहाँ पर आपके पास समेशन, लेकिन ये एग्रीगेट की फॉर्म में होते हैं। समेशन P1, चूंकि मैं फर्स्ट ईयर के लिए कर रहा हूँ तो P नॉट 1 और समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको याद आया होगा जब मैंने प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन लिखवाई थी तो प्राइस रिलेटिव में मैंने ऊपर लिखवाया था Pn ओवर P नॉट। वहां पर सिंपल एक सिंगल प्राइस को मैं डिस्कस कर रहा था। यहां पर चूंकि सम ऑफ द प्राइसेस हैं तो उसी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100।
क्वाइट इजी। आप इसका समेशन P1 लिखें, देखें क्या आंसर बनता है। समेशन P1 आपके पास है 67, समेशन P0 आपके पास है 57 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये चेक कर लेते हैं किसके इक्वल निकलता है जी। 67 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय 100, 117.54, 117.54. So if you are asked to interpret this index number, how would you proceed? आप क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, 117.54 का मतलब ये है कि अगर 2016 जिसको हमने बेस ईयर कहा उसका इंडेक्स 100 हो और 2017 में आपका आंसर 117 आया है, तो इसका मतलब है 17.54% वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। आपको 17.54% प्राइस से ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। 100 रुपीज़ के मुकाबले में आपको फिर 17.54 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आप वही फर्नीचर जो है वो 2017 में ख़रीदते हैं, तो 2016 के मुकाबले में यू हैव टू पे 17.5% मोर प्राइस, आपको उससे ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। सो ये आपके पास आ जाएगा 117.54। दिस इज़ योर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 2017। इसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ले जी, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 2017 मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक हो गया जी, नहीं जी। नाउ व्हाट अबाउट 2018? सिमिलरली आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर 2000, simple aggregative index for 2018. Okay, what should I write? ये आपके पास आ जाएगा जी P02 is equal to summation P2 divided by summation P0 multiplied by 100। बड़ी आसान सी बात है, इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस कि आप सिंपली जो है जब P0 1 है यानी कि फर्स्ट करंट ईयर और ये सेकंड करंट ईयर, आपका P0 हमेशा नीचे ही आएगा, इधर नोड आएगा और इधर N आएगा, ऊपर P2 है और इधर P1 है आपका। यहाँ पर आप समेशन P2 इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय समेशन P0 यही है आपका 57 multiplied by 100. So this is your 77 divided by 57. 77 divided by 57 multiplied by 100. This will give you 135.08. 135.08. This is your simple aggregative index for 2018. So if you want to interpret this index, it means that you have to pay 35.08% more price as compared to 2016. In 2018 के अंदर आपको 35.08 जो 100 से जितनी भी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा प्राइस जो है, उतने परसेंट ज़्यादा प्राइस जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी अपना फर्नीचर जो है वो ख़रीदने के लिए। सो दिस इज़ द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, क्वाइट सिंपल मेथड। इसका नाम ही सिंपल एग्रीगेटिव था तो इसका मतलब है ये है भी सिंपल। तो एग्रीगेट करना है, सबसे पहले तो आपने जितने भी आपके पास जो है, पहले ये फॉर्मेटिंग याद रखनी है कि आमतौर पर जो आपकी आइटम्स जो हैं वो इस साइड पे चलती हैं, कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इस साइड पे, लेकिन इस साइड पे आपके ईयर्स चलते हैं। एक तीसरा साल भी होता तो मैं उसको P03 लिखता और समेशन P3 डिवाइडेड बाय समेशन P0 लिखता, आपके पास तब भी आंसर आ जाना था। तो सबसे पहले मैंने 2017 और 2016 का इंडेक्स नंबर जो है वो क्वाइट क्लियर है कि वो 100 के इक्वल होगा, ठीक है, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही वो पूछता है। So this is the second method for finding composite index number when you are dealing with unweighted index numbers. अनवेटेड इंडेक्स नंबर में और कंपोजिट भी हो
और अनवेटेड भी हों। तो अनवेटेड कंपोजिट का जो सेकंड मेथड मैंने बताया है वो है आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था वो था सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ये दोनों मेथड अगर हमारे पास आ जाते हैं तो ये हमारे पास अनवेटेड के दोनों मेथड हैं। हम इसके बाद जो है वेटेड एग्रीगेटिव की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।